नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में आज चीन के संविधान के बारे में अपन देखेंगे। चीन के संविधान की क्या विशेषता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चीन संसार का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में तीसरे नंबर का देश है। द्वितीय महायुद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी महाशक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूर्व का तरबूज समझते थे, किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में चीन एक महाशक्ति के रूप में उदित हुआ। आज चीन विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह जग उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार से उपयुक्त कथन सत्य प्रतीत होता है। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को नहीं बल्कि विश्व के अन्य दूसरे और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किए हुए है। भारत भी उसमें से एक है। चीन के संविधान जो तीसरा संविधान है, जो एक तरह से 1982 का जो नया संविधान बना है चीन का, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम निम्न बिंदु में देख सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले नंबर एक विशेषता है संक्षिप्त संविधान। चीन का वर्तमान संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। इसमें 138 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। 1954 के संविधान में 106 अनुच्छेद और 1975 के संविधान में मात्र 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना, तथा 1978 के संविधान में एक प्रस्तावना और 60 अनुच्छेद थे। तो वर्तमान संविधान 5 भागों में विभक्त है, जिसमें एक प्रस्तावना और 4 अध्याय है। नंबर 2, लिखित और निर्मित संविधान। चीन का यह नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। यह एक अनम्य संविधान है। संविधान को अनम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संशोधन उतनी ही सुगमता से नहीं किया जा सकता जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया या मिटाया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से हम चीन के संविधान को एक कठोर संविधान कह सकते हैं। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाह। पिछले संविधानों में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शब्द बंद का उल्लेख मिलता है, जबकि 1982 के संविधान जनता के जनवादी अधिनायकत्व की घोषणा करता है। 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है। इस बात को उल्लेख इसमें मिलता है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध देखने को मिलता है। जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित की गई है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ की भांति चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। बहुराष्ट्रीय राज्य। संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें 56 जातियाँ निवास करती हैं। इन राष्ट्र जातियों की भाषा, लिपि, संस्कृति और खान पान के क्षेत्र में थोड़ी बहुत स्वायत्तता देखने को मिलती है। एकात्मिक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में प्रारंभ से ही एकात्मिक शासन प्रणाली देखी जा सकती है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मिक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार तथा कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक अधिकार, नंबर 2 राजनीतिक अधिकार, नंबर 3 सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और नंबर 5 व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया जाता है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी
स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व की बात कही गई है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राज्य के क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात तथा आदि समाजवादी राज्य के स्वामित्व और प्रबंधन में संचालित होते हैं। एक दलीय प्रणाली। नई संवैधानिक प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजयी यात्रा जारी रखी है एवं बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया है। ये सर्वथा नई और अनुपम संस्था है। चीन के पहले संविधानों में इस प्रकार का कोई संस्था नहीं थी। सेना को निर्देश यही आयोग देता है। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य आदि होते हैं। राष्ट्रपति पद की पुनर्प्रतिष्ठा। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। चीन पंचशील के आदर्श का पालन करेगा। वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है। वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करता है। चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाएगा। चीन विश्व शांति और मानव प्रगति के लिए हमेशा प्रयत्नशील है और विकासशील देशों के साथ है। न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। वहाँ न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी उल्लेख अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन के संविधान का आज भी वो परिवर्तनशील है। समय काल परिस्थिति के अनुसार चीनी लोग संविधान को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि चीन में अब ये जो 5वां संविधान है जो मौजूदा स्थिति में चल रहा है, इस संविधान में भी संशोधन की मांग बीच बीच में उठती रहती है। आने वाला समय ही बताएगा कि चीन में और एक नया संविधान बनेगा, यही संविधान चलेगा। तो आज विद्यार्थी